Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about inheritance, that is the Mendelian inheritance, from chapter 22 for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. We want to understand the term inheritance and also discuss about the classical genetics, that is the Mendelian genetics, in which we have to discuss about the law of segregation. Inheritance. Now the term inheritance can be defined as the transfer of characteristics from one generation to the next generation is called inheritance. There are several characteristics, that is our skin color, eye color, which is transferred from parents to their offspring, and the offsprings are resembled to us. Because of these characters are transferable, and their study is called inheritance. जो ट्रांसफरेबल करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे हमारा स्किन कलर जो है मैच करता है वालिदैन के साथ, आई का कलर होगा, हेयर का कलर होगा, हम अपने वालिदैन से रिजेंबल करते हैं। ये जो सारी विरासत में जो हमें मिली हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये बेसिकली इनकी स्टडी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसकी स्टडी को जो ब्रांच डील करती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, और उसकी कि इस ब्रांच के अंदर हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है जो जीन्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक पास होते हैं, कैसे जो है ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। तो ये की जो स्टडी इनहेरिटेंस की, इसकी ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, दैट इज़ द क्लासिकल जेनेटिक्स। जॉर्ज जॉन मेंडल बेसिकली वाज द प्रीस्ट मॉन्क और क्लर्जी। बेसिकली जो आपके पास जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे वो पादरी थे और वो चर्च में काम करते थे। इन हिज बैकग्राउंड ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। जो अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो साइंटिस्ट नहीं थे, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन। वो उनके पास मैथ का जो नॉलेज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड ही हैड अ मोनेस्टिक ग्राउंड कंटेनिंग गार्डन पी प्लांट्स। उनके पास जहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ के वो पादरी थे, वहाँ पे उन्होंने अपने गार्डन पे जो है वो पी प्लांट्स को ग्रो किया हुआ था। एंड ही नोटिस दैट द पी प्लांट्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। और उन्होंने जो है वो पी प्लांट्स के ऊपर वो हर वक्त नोट करते रहते थे और उनके कैरेक्टर्स को वो देखते रहते थे, जिसके बिना पर उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स के बारे में हमें बताया था। वो क्या है उनको हम देखते हैं। उसमें से आपके पास सबसे पहले अगर हम सीड की शेप की बात करें तो राउंड या रिंकल्ड होगा, कलर की बात करें तो येलो या ग्रीन होगी। इसी तरह अगर फ्लावर को देखा जाए तो फ्लावर या वाइट कलर के होते थे या वायलेट या पर्पल कलर के होते थे। अब बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर वायलेट कलर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में पर्पल कलर लिखा हुआ है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पर्पल कलर लिखा हुआ है तो हम पर्पल कलर कंसीडर करेंगे। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि 2 कलर्स में एग्जिस्ट करते थे, या वाइट कलर एग्जिस्ट करता था या पर्पल कलर एग्जिस्ट करता था। पोट की जो शेप थी या वो स्मूथ होती थी या कंस्ट्रिक्टेड होती थी। इसी तरह उनका कलर भी या ग्रीन होता था या येलो कलर होता था। अगर हम पोजीशन की बात करें कि जो बर्ड्स की पोजीशन होती थी वो या तो एक्सिलरी होती थी या टर्मिनल। एक्सिलरी का मुराद से बात ये जो है, इससे मुराद ये है कि वो ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते थे। ये देखिए ब्रांचेस पे प्रेजेंट है। और अगर टर्मिनल की बात है, अगर पोजीशन की बात ये है कि वो ब्रांचेस के एंड पे प्रेजेंट होंगे। ये डाउनवर्ड प्रेजेंट हुए, डाउनवर्ड प्रेजेंट है। इधर जैसे ये बाहर निकली ये साथ ही क्या होंगे, ये बर्ड्स वगैरह या फ्लावर क्या अटैच होंगे। लेकिन टर्मिनल्स की जो बात है, वो टर्मिनल का मतलब ये है कि वो एट द एंड ऑफ द ब्रांच जो है फ्लावर या पॉट जो है वो बनेगा, तो उसे हम टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। साइज की बात की जाए तो उसमें भी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड थी, या टाल होते थे या शॉर्ट होते थे। तो ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी जो जॉर्ज जॉन मेंडल ने हमें बताई थी, और इनको हम 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं क्योंकि इनकी शार्प डिस्टिंक्शन आ रही है, या राउंड है या रिंकल्ड है शेप में देखा जाए।
या येलो कलर के या ग्रीन कलर के हैं। इसी तरह फ्लावर या वाइट है या पर्पल है। अगर पोर्ट की बात की जाए या स्मूथ है तो या कंस्ट्रिक्टेड है। तो इस वजह से क्योंकि इनमें डिस्टिंक्शन थी, से हमें शार्प डिस्टिंक्शन नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से हम इनको 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलते थे। अब जो मेंडल्स ने पी प्लांट ही को क्यों सेलेक्ट किया, उसकी क्या रीजंस थी, अब जरा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट बिकॉज ऑफ शॉर्ट लाइफ साइकिल। एक तो इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी। पी प्लांट कैन बी सेल्फ और क्रॉस पोलिनेटेड। पी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन भी की जा सकती थी और क्रॉस पोलिनेशन भी की जा सकती थी। एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 4 मंथ, और वो जो है 4 मंथ के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते थे। ये ऐसे करेक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है पी प्लांट को मेंडल ने जो है वो सिलेक्ट किया और इसके बारे में जो है वो उन्होंने पढ़ा। और सबसे बढ़कर ये कि उसमें जो है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी प्रेजेंट थी, कि उसमें शार्प कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आती थी। या तो सीड शेप को अगर हम कंसीडर करें या राउंड रहेगा या रिंकल्ड रहेगा। अगर हम सीड की अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो या तो वो टैल होंगे या फिर शॉर्ट होंगे। तो ये रीजंस थी जिसकी वजह से पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो जो है जेनेटिक्स का, जो हम जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, बेस रखी। फिर इसके बाद जो है मेंडल जो है वो 1822 में जो है पैदा हुए थे और उन्होंने तकरीबन जो अपना वर्क जो स्टार्ट किया था वो 1854 में वर्क स्टार्ट किया और तकरीबन 1866 में कंप्लीट किया और पब्लिश किया। लेकिन उस टाइम इनके वर्क को कोई वर्थ नहीं मिली थी और इनके काम को किसी ने अहमियत नहीं दी, क्योंकि जैसे आपको पहले मैंने बता दिया था, ये पादरी थे और चर्च में काम करते थे। और दूसरा ये था कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इनका जो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिकल्स में मतलब मैथ का बैकग्राउंड इनका स्ट्रॉन्ग था। तो इन्होंने काम तो पब्लिश किया और सारा बताया, लेकिन इनके काम का कोई भी वर्थ नहीं मिली। और तकरीबन 1900 मतलब 19 सेंचुरी में जाकर इनको काम को क्या अहमियत मिली और फिर जाकर जो है इनके काम को दोबारा जो है वो कंसीडर किया गया और जिसकी बुनियाद पे जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इनके जो जेनेटिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इनके काम के ऊपर वो बेस की है, जो काम जो था वो बेस बना, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इनके कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहेंगे। अब फर्दर मोर इन्होंने जो काम किया था हम जो है आज जो है हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स में, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को उन्होंने स्टडी करने के लिए सिंगल ट्रेड को चूज़ किया और जो ट्रू ब्रीडर्स या प्रो ब्रीडर्स है पी प्लांट्स के, उनको दरमियान क्रॉस किया और उसके नतीजे में क्या आया वो अब हम देखते हैं उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पी जनरेशन रिप्रेजेंट द पेरेंट, पी जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पेरेंट जनरेशन को और एफ जनरेशन जो है वो फिलियल जनरेशन है जो इनके क्रॉस से आई थी। कि एक इन्होंने ट्रू ब्रीडर टाल प्लांट लिया और एक इन्होंने ट्रू ब्रीडर शॉर्ट प्लांट लिया जो ड्राफ्ट प्लांट है। और उनके दरमियान में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सारे टाल प्लांट्स आ गए F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन मतलब फिलियल जनरेशन, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी उसमें सारे टाल प्लांट्स आ गए। जब इन्होंने यही F1 जनरेशन को दोबारा क्रॉस कराया और रिजल्ट इनके पास ऐसा आया कि तीन जो है इनके पास 1 2 3 तीन तो इनके पास टाल प्लांट आ गए और एक इनके पास शॉर्ट प्लांट आ गए जिसको हम ड्राफ्ट प्लांट कह रहे हैं। तो ये तो इनके पास रिजल्ट आए थे। अब हम इस रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, अब जरा हम इसको डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो क्या है कि F1 जनरेशन के अंदर जो ट्रेड अपीयर हुई है, द ट्रेड विच इज अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड dominant trade and the trade which is do not appear in the F1 generation is called recessive trade। पहली तो बात ये होगी जो आपके पास अपीयर हो रही है वो F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट है और जो अपीयर नहीं हो रही वो रिसेसिव है। तो इसलिए हमें पहला कॉन्सेप्ट तो ये मिल गया कि कुछ हमारे पास डोमिनेंट ट्रेड्स हैं और कुछ हमारे पास रिसेसिव ट्रेड्स हैं। फिर F2 जनरेशन के अंदर जब उन्होंने रिजल्ट किया तो उनका ख्याल तो यही था कि सारे के सारे जो फोर्क के इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे क्या आएंगे, टाल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि तीन क्या है टाल आए और एक रिसेसिव शॉर्ट आया। तो इस बिना पर इन्होंने कहा कि जो ट्रेड्स हैं दे आर डिपेंड ऑन द हेरिडिटरी
करेक्टर, कोई ना कोई हेरिडिटरी करेक्टर है जिसकी बिना पर जो है ये जो इनकी जो ट्रेड है शॉर्ट एंड टाल, जिसको हम ट्रेड कह रहे हैं कि टालनेस आएगी या शॉर्टनेस आएगी, वो किस पर डिपेंड करती है, किसी न किसी हेरिडिटरी फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट प्लांट भी आ रहा है और टाल प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो उस बिना पर इन्होंने कहा कि जो फिनोटिपिक फॉर्म है जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है वो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशो, और जो हमारे पास उसका जेनेटिक मेकअप है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो इसको हम कैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप को डिफाइन कर सकते हैं। फिनोटाइप बेसिकली द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट या द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो। जीनोटाइप को कैसे कह सकते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल या हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल जो होगा बेसिकली दे आर कंसिडर एज अ जीनोटाइप। फिर इसके बाद हमें यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मिला कि द इंडिविजुअल विच हैव द सेम हेरिडिटरी फैक्टर, जिसको अब हम मॉडर्न जेनेटिक्स में एलीन कहते हैं या जीन पार्टनर कहते हैं। अगर तो एक इंडिविजुअल में सेम हेरिडिटरी कैरेक्टर या है सेम हेरिडिटरी फैक्टर को कंटेन किया हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर तो शॉर्ट है तो स्मॉल टी, अगर कैपिटल है तो कैपिटल टी, टाल है तो कैपिटल टी, स्मॉल है तो शॉर्ट है, प्लांट है तो स्मॉल टी। अगर तो ऐसी कंडीशन है जिसने सेम हेरिडिटरी कैरेक्टर या सेम जेनेटिक फैक्टर को कंटेन किया हुआ, जिसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स में एलीन कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर वो टी कैपिटल टी या स्मॉल टी पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर शॉर्ट है तो स्मॉल टी और अगर टाल है तो कैपिटल टी पे एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर एक और हमें इंटरप्रिटेशन में पता चला कि हेटेरोजाइगस कंडीशन भी होती है, अगर बोथ द एलील्स ऑफ द जीन आर डिफरेंट, इट्स कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। एलील या जीन, इसका क्या मतलब हुआ, एलील से बता है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स जो है या जीन पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपने पहले ये बात डिस्कस कर दी है कि इसमें से एक क्या करता है, रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, तो हमें इसकी जो हेटेरोजाइगस है वो हमें मिलेगा तो क्या दिखने में तो वो टाल होगा, लेकिन वो जेनेटिकली जो है वो हाइब्रिड होगा। उसके पास एक जो है जीन जो है वो कैपिटल टी का होगा और एक जीन उसके पास स्मॉल टी का होगा, जिसको हम एलील कहते हैं। अब जब रेशो की बात हुई तो फिनोटाइपिक रेशो क्या बनी, 3 हमारे पास टाल है और एक शॉर्ट आया, तो हम 3:1 जो है वो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो थी, और 1:1 रेशो जो थी वो हमारे पास जीनोटाइपिक थी, जिसके अंदर एक हमारे पास जो था टाल था, 2 हमारे पास हाइब्रिड थे जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, और एक हमारे पास ड्राफ्ट था जिसमें सिर्फ स्मॉल टी प्रेजेंट था, तो वो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशो बन गई। दी ट्रेट विच अपीयर, अब इसके बाद ये बात भी कंफर्म हुई, दी ट्रेट विच अपीयर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो ट्रेड हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे आपको यहाँ पे 2 में जो है वो हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो अगर जो ट्रेड हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो उसे हम डोमिनेंट ट्रेड कहेंगे, और जो हमारे पास जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपीयर नहीं हो रही उसे हम रिसेसिव कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम बैकवर्ड में देखें, अपनी ये दोबारा ये एक्सपेरिमेंट को देखें, तो ये देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, दैट्स व्हाई दे आर रिसेसिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इधर भी देख रहे हैं दे आर रिसेसिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, स्मॉल टी रिसेसिव है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, लेकिन जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दैट्स व्हाई दे आर डोमिनेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दे आर डोमिनेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उससे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको हम रिसेसिव कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने इधर जो है सिर्फ एक ट्रेड को कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। The individual obtained as a result of the cross between 2 plants and which is different only one contrasting pair of trait is called
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस पर हमने सिर्फ सिंगल ट्रेड को, जब हमने पेरेंट के जो क्रॉस पर है उसको सिर्फ हमने सिंगल ट्रेड जो है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड को यूज किया है डिफाइन करने के लिए, जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स है उसको डिफाइन करने के लिए, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हम एक कंट्रास्टिंग ट्रेड को कंसीडर करें। इस जो एग्जांपल, जो एक्सपेरिमेंट हमने कंसीडर किया, इसमें सिर्फ हमने उसकी साइज को कंसीडर किया कि या वो टाल होंगे या स्मॉल साइज के होंगे, शॉर्ट साइज के होंगे। तो ये उनका सिर्फ एक ट्रेड को हमने कंसीडर किया और उसकी दो फॉर्म्स है, या तो टाल है या शॉर्ट है। तो इस वजह से ऐसे ट्रेड जिसमें सिर्फ हम सिंगल ट्रेड पढ़ें प्लांट की और जेनेटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, इंडिविजुअल्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंडिविजुअल्स ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ cross between the two parents and which is different is only in one contrasting pair of trait is called monohybrid cross। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसके कंक्लूजन में हमें क्या पता चला कि each trait in an individual is controlled by a pair of hereditary factor। तो जो भी इंडिविजुअल्स के अंदर ट्रेड है वो हेरिडिटरी फैक्टर जिसको हम जीन्स कहते हैं उससे कंट्रोल हो रही है, which segregates during the gamete formation। और जब गैमेट्स बनते हैं तो वो गैमेट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग, मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का क्या मतलब है? सेपरेट हो जाते, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू हेरिडिटरी फैक्टर। और हर गैमेट जो है वो सिर्फ एक जो है हेरिडिटरी फैक्टर को, एक जो है फैक्टर को, मतलब या स्मॉल टी या कैपिटल टी को गेन करेगा, दोनों को वो गैमेट्स में मौजूद नहीं होंगे। वो सिर्फ एक गैमेट के अंदर सिर्फ एक जो है आपके पास कैपिटल टी या स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, और उसके बाद जब वो फर्टिलाइज होंगे तो फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाता है या होमोजाइगस कंडीशन में जाता है, और उसमें से कौन सा डोमिनेंट आएगा या कौन सा रिसेसिव आएगा। तो यहाँ तक जो था कि each trait in an individual is controlled by a pair of hereditary factor and which segregate during the gamete formation, and only one gamete receive the one of the two hereditary factor। मतलब each gamete receive only one of the two hereditary factor। हर gamete जो आपके पास gamete formation हो रही है वो सिर्फ एक hereditary character को receive करेगा। This is known as law of segregation, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये तो था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो सिर्फ एक हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है ए जो है गैमेट रिसीव करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही है तो आप यहाँ पे भी देखें तो ईच गैमेट में से क्या है? सिर्फ एक की अगर ये गैमेट बना है तो उसमें सिर्फ इसमें से एक को क्या करेगा? दोनों टी हम मूव नहीं करेंगे, सिर्फ एक टी रिमूव करेगा। इसी तरह अगर आप इधर देखें F1 जनरेशन बने और इसके जब गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक गैमेट ने ये दोनों को रिसीव नहीं किया बल्कि एक ही फैक्टर को रिसीव किया। तो दैट्स वाई जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस हुई, गैमेट फॉर्मेशन हुई। तो जब मियोसिस होती है तो आपको पता है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। जो गैमेट्स क्या होंगे जब बनेंगे तो हर गैमेट जो है वो सिर्फ एक हेरिडिटरी फैक्टर को, इन दोनों में से सिर्फ एक हेरिडिटरी फैक्टर को कंटेन करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो आज तो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।